उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की खामोशी अखिलेश यादव के लिए अच्छे संकेत नहीं है। इसलिए अब समाजवादी पार्टी भी कांग्रेस से रायबरेली और अमेठी में कैंडिडेट घोषित करने की मांग करने लगी है। और इस बीच दावा है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी यूपी से लोकसभा चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं और इसके पीछे की वजह अब तक साफ नहीं हो पाई है। दरअसल अमेठी से राहुल गांधी के चुनाव लड़ने पर अब भी सस्पेंस बरकरार है। 2019 में मिली हार के बाद से ही राहुल गांधी अमेठी से दूरी बनाए हुए और ऐसे में माना जा रहा है कि राहुल के अलावा किसी और प्रत्याशी को अमेठी में मौका दिया जा सकता है। तो दूसरी तरफ रायबरेली से प्रियंका भी चुनाव नहीं लड़ना चाहती। प्रियंका गांधी रायबरेली सीट से चुनाव नहीं लड़ना चाहती हैं, इसके संकेत मिल रहे हैं। और ऐसे में अगर गांधी परिवार से दोनों परंपरागत सीट पर प्रत्याशी नहीं उतरे तो फिर बीजेपी की पलायन वाली थ्योरी सच साबित हो जाएगी। इसी पर दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट। चुनावी तारीखों का ऐलान हो चुका है। करीब करीब यूपी की सीटों पर हर दल से प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं, लेकिन सियासी गलियारों में इस बात की चर्चा तेज है, आखिर गांधी परिवार अमेठी और रायबरेली सीट से चुनाव क्यों नहीं लड़ना चाहता? आखिर रायबरेली अमेठी से दूरी क्यों? राहुल और प्रियंका ने क्या सरेंडर कर दिया? क्या यूपी में गांधी परिवार की विरासत ओवर हो चुकी है? ये वो सवाल है जो कांग्रेस की वजह से कांग्रेस से पूछे जा रहे हैं, क्योंकि करीब एक महीने पहले अखिलेश यादव ने कांग्रेस को 17 सीटें ऑफर की। कांग्रेस ने 17 सीटों पर सहमति भी बनाई, लेकिन 17 की 17 सीटों पर अब भी कांग्रेस के प्रत्याशी मैदान में नहीं उतरे। तो वहीं रायबरेली और अमेठी से भी गांधी परिवार ने दूरी बना ली है, जिसके बाद समाजवादी पार्टी खुद दोनों सीटों पर प्रत्याशी डिक्लेयर करने की बात कह रही है। सबसे अहम और खास बात यह है कि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी को लेकर के भी समाजवादी पार्टी ने सजेशन दिया है कि रायबरेली से एक बार फिर से प्रियंका गांधी का मन टटोल कर उनको उतार दिया जाए, साथ ही राहुल गांधी को वायनाड के बाद एक बार अमेठी से भी प्रत्याशी बनाया जाए। तो कुल मिलाकर के अमेठी और रायबरेली के लिए समाजवादी पार्टी चाहती है कि इस सीट पर कांग्रेस के परिवार के लोग ही चुनाव लड़े। सूत्रों के मुताबिक प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश के रायबरेली से चुनाव नहीं लड़ सकती है, वहीं राहुल गांधी केवल केरल के वायनाड लोकसभा सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं। ऐसे में कहा जा रहा है कि यूपी में अमेठी और रायबरेली की विरासत को गांधी परिवार छोड़ने वाला है। अगर अमेठी और रायबरेली के सियासी इतिहास को समझे तो अमेठी 1967 से नेहरू गांधी का गढ़ रहा, वहीं रायबरेली सीट भी कांग्रेस का गढ़ रहा है। 1980 में संजय गांधी अमेठी सीट से जीते तो रायबरेली में से 3 बार गैर कांग्रेसी सांसद बने। अमेठी में राजीव गांधी 1984 से 1991 तक चुनाव जीते। रायबरेली में 1967 में इंदिरा गांधी चुनाव लड़ी और जीती। अमेठी 2004 तक सोनिया गांधी का प्रतिनिधित्व रहा, तो रायबरेली में 2004 से 2019 तक सोनिया गांधी जीती। अमेठी में 2004 से 2019 तक राहुल गांधी सांसद रहे, तो 2024 में सोनिया गांधी ने रायबरेली से चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया। मैंने 2014 में कहा था कि कांग्रेस का संसदीय दल जाएगा मारुति 800 में और सपा का संसदीय दल जाएगा इनोवा में। 5 और 2 जीते थे, अब की बार 1 नहीं जीतना। लेकिन गांधी परिवार तो कह रहे हो सकता है कि वो चुनाव ही न लड़े उत्तर प्रदेश से। नहीं लड़े तो पलायनवादी रुख हो गया, मैदान छोड़ के जाना हो गया। जिसका जो मैदान छोड़ने का संकल्प जिसने कर लिया हो उसके बारे में हम क्यों बात करें। यानी रायबरेली और अमेठी लोकसभा सीट कांग्रेस का गढ़ रहा है। इस सीट की सबसे बड़ी पहचान गांधी परिवार है, लेकिन 2024 के चुनाव में गांधी परिवार ने इन दोनों सीटों से दूरी बना ली है, जो अब कांग्रेस के सहयोगी दलों के लिए भी चिंता का विषय है। तो जब 17 सीटों में महज 1 सीट बचती है, वो है रायबरेली, और अमेठी में भी कांग्रेस का असर कहा जा सकता है। जब इन सीटों पर कांग्रेस अगर लड़ती हुई नजर नहीं आएगी, अगर गांधी परिवार से कोई कैंडिडेट नहीं होगा, तो इन 17 सीटों में जो सबसे अहम है वो 2 सीटें रायबरेली अमेठी, वहां भी कमजोर दिखाई दे रही कांग्रेस। तो ये कांग्रेस के लिए एक परसेप्शन जो बनेगा वो बड़ी दिक्कत की बात होगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, क्या 2019 का चुनाव हारने के बाद राहुल गांधी का अमेठी से मोह भंग हो चुका है? क्या राहुल गांधी वायनाड को अपना नया ठिकाना मानने लगे हैं? क्योंकि माना जा रहा है कि साउथ में बीजेपी अब तक के चुनाव में खास कमाल नहीं कर पाई,
ऐसे में राहुल गांधी का फोकस साउथ की उन 130 सीटों पर है जिस पर बीजेपी को रोका जा सके और 400 पार के नारे को नकारा जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। वहीं न्यूज 18 के मंच पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने अमेठी में लोकसभा चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर राहुल गांधी या प्रियंका गांधी उनके सामने सियासी मैदान में आते हैं तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या कहा उन्होंने मंच पर, आइए आपको सुनाएं। मैं बता दूं आनंद, ये कोई आसान लड़ाई नहीं है। मैं 2014 में जब पहली बार लड़ने गई थी, मुझे रहने को किसी ने जगह नहीं दी। मुझे सीमेंट के गोदाम के ऊपर एक कमरे में रहना पड़ा, इतना खौफ था उस खानदान का। मैं जब 2014 में पहली बार गई तब वहां पर 2 लोग खड़े होने के लिए राजी नहीं थे। प्रेम की भाषा नहीं बोली जाती थी, खौफ की भाषा थी अमेठी में। आप अगर कभी, मैंने कहा गांधी जी से, शरद यादव जी तो अब नहीं है, उनसे पूछिए जिन्होंने अमेठी में कभी चुनाव लड़ा है। राजमोहन गांधी जी का आप इतिहास उठाकर देख लीजिए। लोगों को निर्वस्त्र किया गया है, गोलियां मारी गई हैं। अमेठी के विपक्षी कैंडिडेट पे आप इतिहास उठाकर देख लीजिए, गोली चली है भाई साहब। अच्छा, लेकिन मुझे आप किसी चीज का मलाल नहीं आनंद जी। हाँ, आप कॉन्फिडेंट हैं कि वो नहीं आएंगे? आ भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। और मैं बड़ी विनम्रता से ये कह रही हूँ, क्योंकि ऐसा नहीं है कि उनकी आजमाइश नहीं हुई है, भाई बहन दोनों की। और विनम्रता का भाव इसलिए रखती हूँ रुबिका जी, क्योंकि 2022 का विधानसभा का चुनाव हुआ, जहां पर दोनों के दोनों मुखातिब हुए थे अमेठी से। और तब गांधी परिवार के उस सदस्य के पास उत्तर प्रदेश में सीट लड़ाने का दायित्व था। और 5 विधानसभा की सीटें हैं अमेठी में, और जो 4 विधानसभा क्षेत्र में दोनों ने मिलकर पग धरे थे, वहां चारों विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस की जमानत जब्त हो चुकी है, 22 में है। 2019 में कांग्रेस पार्टी अकेली नहीं लड़ी थी, अखिलेश जी, मायावती जी संग उनके रहे थे। तीनों ने मिलके मेरे सामने चुनाव लड़ा था, भाजपा के सामने। तब कांग्रेस के पास लगभग 4,30,000 वोट थे इस गठबंधन के पास। अगर आप 22 का चुनाव उठाकर देख लें तो कांग्रेस के पास अमेठी लोकसभा क्षेत्र में 22 में सिर्फ 1,20,000 लगभग वोट बच गए थे। मतलब 19 से लेकर 22 तक के बीच में 3 लाख वोट उनके पहले ही हम कम कर चुके थे। अब सोचे, जब 2 सालों में या 3 सालों की अवधि में 3 लाख वोट कम हो गया, 22 से लेकर 24 तक अब क्या हश्र हो रहा होगा। मुलायम सिंह की छोटी बहू और बीजेपी नेता अपर्णा यादव पिछले कई दिनों से बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं से मुलाकात कर रही हैं और इसी को लेकर कयास भी लगाए जा रहे हैं कि अपर्णा यादव को डिंपल यादव के खिलाफ चुनावी मैदान में मैनपुरी से उतारा जा सकता है। इस पर डिंपल यादव का कहना है कि मैनपुरी में किसी से भी चुनाव लड़ने के लिए वो पूरी तरह से तैयार है। और इसकी वजह मैनपुरी का जातीय समीकरण है, वो भी आपको समझा देते हैं। क्योंकि मैनपुरी में पिछड़ी जातियों की बहुलता है और मैनपुरी में सबसे ज्यादा यादव वोटर है। इनकी संख्या 3,50,000 के करीब है। वहीं मैनपुरी में राजपूत वोटर्स की बात की जाए तो इनकी संख्या तकरीबन 1.5 लाख के आसपास है। बात अगर शाक्य वोटर्स की करें तो इनकी संख्या 1,60,000 के करीब है। तो वहीं ब्राह्मण वोटर भी यहां पर 1,20,000 के आसपास है और मुस्लिम वोटर करीब 1 लाख हैं। इसी समीकरण को आज तक सैफई परिवार साधता आया है, जिसे भेदने के लिए अब सैफई परिवार की बहू को सैफई परिवार की बहू के सामने बीजेपी उतारने की कवायद कर रही है। इसी पर आपको एक रिपोर्ट भी दिखाते हैं। सैफई परिवार की परंपरागत सीट तय हो चुकी है। अखिलेश यादव ने पत्नी डिंपल से लेकर चाचा और भाई तक को सुरक्षित सीट की कमान सौंप दी है। सबसे बड़ी चुनौती उस गढ़ को बचाने की है जहां मोदी लहर में भी किला नहीं हिला। मुलायम सिंह के निधन के बाद मैनपुरी सीट पर कब्जा जमाए डिंपल यादव के खिलाफ इस बार बीजेपी सैफई परिवार को ही चुनावी मैदान में उतारने की तैयारी में है और अपर्णा यादव के नाम पर मंथन चल रहा है। इस बीच अपर्णा यादव की सीएम योगी से मुलाकात हुई, जिसके बाद अपर्णा की मैनपुरी से चुनाव लड़ने की चर्चा तेज हो गई। चुनाव लड़ने पर अपर्णा का अब तक बयान नहीं आया तो डिंपल यादव ने कहा सीएम से मुलाकात आम बात है।
यानी मैनपुरी से अपर्णा यादव के चुनाव लड़ने की चर्चा को खुद डिम्पल यादव ने खारिज कर दिया। उन्होंने कहा अपर्णा यादव पहले भी मुख्यमंत्री से मिली है और अब भी मिली है, ये कोई नई बात नहीं है। मुझे इस बात का संज्ञान नहीं है क्योंकि मैं क्षेत्र में हूँ और अगर पहले भी मिली है कई बार और अभी भी मिल रही है तो इसमें कोई रोक टोक तो है नहीं, कोई भी किसी से भी मिल सकता है। पर अगर बीजेपी की प्रत्याशी के रूप में अगर मैनपुरी में उपस्थित है तो कैसी राय देखने को? मैं समझ समाजवादी पार्टी बहुत मजबूती से मैनपुरी लड़ रही है और लोगों का सहयोग, प्यार और साथ मिल रहा है। वैसे मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव पिछले कई दिनों से बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं से मुलाकात कर रही हैं। सबसे पहले वो बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव सुनील बंसल से मिलने दिल्ली पहुंची। इसके बाद उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और यूपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी से मुलाकात की और इसी के बाद यूपी के राजनीतिक गलियारों में इन मुलाकातों को लेकर चर्चाओं का दौर शुरू हो गया। उत्तर प्रदेश की मैनपुरी लोकसभा सीट पर इस बार दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल सकता है। इस बार आमने सामने एक परिवार की दो बहू चुनावी मैदान में लड़ते हुए दिखाई दे सकती हैं। जहां एक तरफ समाजवादी पार्टी से मैनपुरी से डिम्पल यादव को प्रत्याशी बनाया है तो वहीं मुलायम सिंह यादव की दूसरी बहू यानी कि अपर्णा यादव बीजेपी के टिकट पर मैनपुरी से प्रत्याशी हो सकती हैं। कल 2 घंटे से ज्यादा कोर ग्रुप की बैठक हुई। उस बैठक में बीजेपी की बची हुई 25 सीटों पर चर्चा हुई और चर्चा में शामिल मैनपुरी भी था। अभी यूपी की 24 से 25 लोकसभा सीटों पर बीजेपी ने उम्मीदवारों का ऐलान नहीं किया है। ऐसे में दावा किया जा रहा है कि बीजेपी अपर्णा यादव को मैनपुरी से डिम्पल यादव के खिलाफ उतार सकती है, जो समाजवादी पार्टी के लिए किसी चुनौती से कम नहीं। दरअसल मैनपुरी 28 साल से समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है। इस सीट पर यादव, शाक्य और राजपूत की बहुलता है। मोदी लहर में भी मैनपुरी में सपा की जीत हुई थी। अब अपर्णा के लड़ने से समीकरण बदलने की संभावना है। डिम्पल को अपर्णा यादव ही टक्कर दे सकती हैं। यानी जिस सीट पर समाजवादी पार्टी की जीत का सिलसिला बरकरार है, उस सिलसिले को तोड़ने के लिए बीजेपी नया प्रयोग कर सकती है और उस प्रत्याशी पर दांव लगा सकती है जो मुलायम परिवार से है, जो डिम्पल यादव की तरह मुलायम सिंह की बहू है। फिलहाल ये कयासबाजी है। इंतजार बीजेपी की तीसरी लिस्ट का है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मैनपुरी लोकसभा सीट पर पिछले 28 साल से समाजवादी पार्टी का दबदबा है और ऐसे में माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी की जीत के सिलसिले को रोकने के लिए बीजेपी मुलायम सिंह की छोटी बहू अपर्णा यादव को डिम्पल के सामने उतार सकती है। कोई भी भारतीय जनता पार्टी को हो, मैनपुरी में आदरणीय डिम्पल यादव जी ने ऐतिहासिक जीत को दर्ज किया था और अब भारतीय जनता पार्टी को कोई ढूंढे प्रत्याशी नहीं मिल रहा है, इसलिए सोच रहे होंगे कि किसी तरीके से कोई घर का जो है सदस्य वो तैयार हो जाए, लेकिन कोई घर का सदस्य मैनपुरी में लड़ने वाला नहीं है और भारतीय जनता पार्टी का जो भी प्रत्याशी आदरणीय डिम्पल यादव जी के खिलाफ होगा उसको बड़े मार्जिन से हार का सामना करना पड़ेगा। देखिए, अपर्णा यादव चुनाव लड़ना तो चाहती हैं, लेकिन अपने निजी परिवार के विरुद्ध नहीं लड़ना चाहती, चाहे वो अखिलेश यादव हो, डिम्पल यादव हो, धर्मेंद्र यादव हो, शिवपाल यादव हो, अक्षय यादव हो, खिलाफ वो चुनाव नहीं लड़ेगी। वो किसी ऐसी सीट से जहां की उन्हें विजिबिलिटी हो। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए कल से नामांकन शुरू होने वाला है, लेकिन अभी तक समाजवादी पार्टी ने रामपुर और मुरादाबाद के टिकट फाइनल नहीं किए। बताया जा रहा है कि जेल में बंद आजम खां की सहमति के बाद ही इन दोनों सीटों पर प्रत्याशी घोषित किए जाएंगे। दरअसल आजम खां जेल में बंद है, लेकिन उनकी नजर अब भी रामपुर की सीट पर है। ऐसे में चर्चा है कि रामपुर सीट पर एकता कौशिक को समाजवादी पार्टी से टिकट मिल सकता है। एकता कौशिक आजम खां की मुंहबोली बेटी हैं, तो वहीं मुरादाबाद में एसटी हसन को फिर से टिकट मिलने की संभावना है। 2019 में भी आजम के कहने पर ही एसटी हसन को टिकट मिला था। ऐसे में अब इन दोनों ही सीट्स पर जेल में बंद आजम खां की सहमति का इंतजार है। इसी पर आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। जिस सीट पर कभी आजम खान का कब्जा था, जहां मोदी लहर में भी आजम अपना किला बचाने में कामयाब रहे, अब उस सीट पर अखिलेश यादव को कैंडिडेट सेलेक्ट करने में वक्त लग रहा है, क्योंकि माना जा रहा है कि आजम खान जेल से ही रामपुर में टिकट तय कर रहे हैं और जो नाम सामने आया है वो आजम परिवार का बेहद करीबी चेहरा है। रामपुर में एसपी से कैंडिडेट लगभग तय हो चुका है।
एकता कौशिक को मिल सकता है रामपुर से टिकट। आजम खान की मुंह बोली बेटी हैं एकता कौशिक। एकता कौशिक के पिता पुराने कांग्रेसी नेता थे। ये वही एकता कौशिक हैं जिस पर इनकम टैक्स का शिकंजा कसने के बाद चर्चा शुरू हुई। तब आजम खान ने एकता कौशिक को मुंह बोली बेटी बताया था। अब जब आजम खान जेल में अपने गुनाहों की सजा काट रहे हैं, ऐसे में माना जा रहा है कि आजम खान के कहने पर ही रामपुर में अखिलेश प्रत्याशी का ऐलान करेंगे, तो वहीं मुरादाबाद में भी आजम खान ही टिकट तय करेंगे। कि सीतापुर जेल में बंद आजम खान ही जिसको चाहेंगे वो रामपुर से प्रत्याशी होगा, और अभी तक यही होता आया है कि आजम खान ने जिसको चाहा है वही रामपुर से प्रत्याशी घोषित हुआ है। चाहे नामांकन के आखिरी दिन, जो नामांकन का आखिरी दिन होता है, उस एंड टाइम पे भी आजम खान जिसको चाहते हैं उसी को कैंडिडेट घोषित करते हैं। मुरादाबाद से एसटी हसन के अलावा 2-3 विधायक भी टिकट मांग रहे हैं, और यही वजह है कि रामपुर और मुरादाबाद में अब तक अखिलेश यादव ने प्रत्याशी फाइनल नहीं किए। बात 2019 के चुनाव की करें तो मुरादाबाद से एसटी हसन को जीत मिली थी, रामपुर से आजम खान की जीत हुई थी। फिर 2022 में सजा के बाद आजम की सदस्यता चली गई। उपचुनाव में बीजेपी ने सपा से रामपुर सीट छीन ली। रामपुर से बीजेपी ने घनश्याम लोधी को सांसद बनाया। ये समाजवादी वाले लोग बताएंगे, हमें उससे क्या बताना। समाजवादी वालों से जाकर पता करो, हम तो अपनी पूछो, हम 27 को नामांकन कर रहे हैं। हमारा नामांकन माननीय घनश्याम लोधी 27 तारीख को नामांकन करेंगे। ये समाजवादी वाले लोग बताएंगे, किसे कराए ना कराए, क्या करना है उनका विषय। तो क्या लगता है अपने चुनाव को देखते हुए अभी तक हो सकता है समाजवादी वाले यहाँ से प्रत्याशी न उतारे, हमारा ही प्रत्याशी कह रहे हैं। यानी उपचुनाव में हार की कसक अब भी आजम खान के जहन में है। ऐसे में वो जेल की 4 दीवारी से ही रामपुर और मुरादाबाद की सियासत पर नजर बनाए हुए हैं, और माना जा रहा है कि आजम के कहने पर ही दोनों सीटों पर समाजवादी पार्टी प्रत्याशी का ऐलान करेगी, जिस पर फिलहाल मंथन चल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। उत्तर प्रदेश में बीजेपी उन 24 सीटों पर प्रत्याशी फाइनल कर चुकी है, जिस पर 2 दिनों से मंथन चल रहा था। और ये माना जा रहा है कि बीजेपी कभी भी प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर सकती है। 24 सीट पर बीजेपी के प्रत्याशी फाइनल हो गए हैं और कभी भी प्रत्याशियों के नाम का ऐलान हो सकता है। यूपी में नए चेहरों को मौका मिल सकता है, इस बात के संकेत भी मिल रहे हैं। पीलीभीत, मेरठ, रायबरेली सीट पर मंथन चल रहा है और बताया जा रहा है कि जल्द तीसरी लिस्ट जो जारी होगी उसमें यूपी के बाकी बचे 24 सीट्स पर भी बीजेपी के नाम सामने आ जाएंगे। इससे पहले बीजेपी ने यूपी की 51 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया है। अब इंतजार है बची हुई 24 सीटों पर, और उस पर भी अब ये संकेत मिल रहे हैं कि चर्चा पूरी हो गई है, कभी भी प्रत्याशियों के नाम का ऐलान हो सकता है। देश में 370 सीटों पर जीत दर्ज करने का प्रधानमंत्री मोदी ने जो लक्ष्य रखा है, उस लक्ष्य को पाने के लिए मंथन तेज हो चुका है। यूपी में बीजेपी सभी 80 सीटों पर जीत दर्ज करने की योजना बना रही है। इसको लेकर हर स्तर पर पार्टी के भीतर मंथन चल रहा है। हर बूथ पर नए वोटर जोड़ने की रणनीति तैयार की जा रही है। इसके लिए प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में बैठकें हो रही है। बूथ स्तर पर सम्मेलनों की शुरुआत हो चुकी है। बीजेपी कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया जा रहा है। हर बूथ पर 370 नए वोटर जोड़ने का लक्ष्य रखा है। यूपी में वोट प्रतिशत बढ़ाने का भी टारगेट है। यूपी में 2019 के लोकसभा चुनाव में मिले वोट में 10% इजाफा करने का लक्ष्य बीजेपी तय कर चुकी है, और इसे पूरा करने के लिए हर बूथ पर नए वोटरों को साथ लाने की जिम्मेदारी दी गई है। 370 भारतीय जनता पार्टी के लिए सिर्फ एक नंबर नहीं है, यह भारतीय जनता पार्टी के एक बलिदान की तस्वीर है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसीलिए 370 पार का लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी को दिया है, और इसके लिए उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का संगठन लगातार कार्य कर रहा है। इससे भारतीय जनता पार्टी हर बूथ पर 370 वोट बढ़ा सके और बूथ पर ही विपक्षी पार्टी को पटखनी देने का काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता करें। तो दूसरी तरफ बीजेपी की नजर उन 24 सीटों पर भी है जहां अब तक प्रत्याशियों का ऐलान नहीं हुआ। माना जा रहा है कि कई सीटों पर मौजूदा सांसदों का टिकट कट सकता है, तो कई सीटों पर नए प्रत्याशियों को मौका मिल सकता है। पीलीभीत में नए चेहरे को मौका संभव। सुल्तानपुर में फिर से मेनका गांधी को मौका मिल सकता है। रायबरेली में सपा से आए मनोज पांडे को टिकट संभव। बरेली में नए प्रत्याशी को मौका मिल सकता है।
ये वो सीटें हैं जहां बीजेपी नया प्रयोग कर सकती है और किसी भी वक्त प्रत्याशियों का ऐलान कर सकती है। लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में लोकसभा की जो शेष बची सीटें हैं उन पर जल्द ही प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर सकती है। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की बड़ी बैठक कल आयोजित हुई और लगातार मंथन जारी है लोकसभा के प्रत्याशियों के नामों को लेकर। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, महामंत्री संगठन धर्मपाल समेत दोनों डिप्टी सीएम यानी कि भारतीय जनता पार्टी के सभी बड़े नेता दिल्ली में मौजूद हैं। लगातार मंथन जारी है। जल्द ही भारतीय जनता पार्टी लोकसभा की शेष बची हुई सीटों के प्रत्याशियों के नामों का ऐलान करेगी। यानी एक तरफ दिल्ली में प्रत्याशियों के नाम पर मंथन चल रहा है तो दूसरी तरफ बीजेपी बूथ मजबूत अभियान के जरिए नए वोटरों को साधने की भी कोशिश कर रही है ताकि लोकसभा के चुनाव में बड़े मार्जिन से यूपी में 80 और देश में 400 पार की गारंटी बुलंद कर सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला न्यूज़ 18 पर जारी है।